नमस्कार दोस्तों, पाथ फाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तवांग के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में। इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को तवांग के बुद्धिस्ट मॉन्क्स अपोज कर रहे हैं। उसके पीछे क्या रीजन है, कौन से ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इनको हम जानेंगे इस वीडियो में। और ये न्यूज़ है वैसे 3 दिन पहले की, तो कुछ ही दिन पहले वहां पर ये प्रोटेस्ट हुए हैं। अब आमतौर पर आप बुद्धिस्ट मॉन्क्स को एसोसिएट नहीं करेंगे कि कोई धरना प्रदर्शन करते होंगे, लेकिन जब सवाल उनके रहने वाले एरिया का है, उनके लाइवलीहुड्स का है, तो डेफिनेटली यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। तो क्या ये लोग बिजली नहीं चाहते, क्या ये डेवलपमेंट नहीं चाहते, तो रीजन क्या है इन प्रोटेस्ट के पीछे, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कठिन है, अभी बता रहा हूं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ना और ध्यान से आंसर करना। आंसर जरूर करो कमेंट में, आंसर मैं बता दूंगा अपनी तरफ से, लेकिन आपको भी तो पता चलना चाहिए कि आप कितने पानी में हैं। तो सवाल यह है कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स से संबंधित इनमें से कौन सा सवाल, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आपको ये 3 स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला, इंडिया इज रैंक्ड एट नंबर 9। सेकंड, ये इंडेक्स पेरिस अकॉर्ड 2015 के टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो देशों ने काम किया है उसके बेसिस पर रैंकिंग देता है। तीसरा, इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और येल यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो आंसर आपको मिलेगा लेक्चर के अंत में। अब अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। यहां पर बिना किसी पेमेंट किए आप निशुल्क केवल एक अनलॉक कोड इस्तेमाल करके कई सारी लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेज और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। इन क्लासेस को अवेल करने के लिए आपको केवल एक कोड यूज करना है, मेरा नाम महिपाल। ये कोड यूज करके आप कई सारे स्पेशल क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में लंबे समय तक तैयारी करना चाहते हो तो बेहतर यह है कि आप कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन ले लो। और यहां पर आपको कई तरह के सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, ऑप्शनल के लिए, जीएस के लिए, आइकॉनिक कोर्स, प्लस कोर्स। अगर आप इनको एक साथ परचेस करते हैं तो आपको ये प्राइस देनी होगी, इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप आइकॉनिक कोर्स परचेस करते हैं तो इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक पर्सनलाइज्ड मेंटोर। तो प्लस कोर्स में आपको एक साल के लिए 44,000 रुपीज में, इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इस प्राइस पे आपको क्या मिलेगा, क्लासेस, और आइकॉनिक कोर्सेस में आपको क्लासेस प्लस एक मेंटोर। और अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करते हैं तो भी आपको केवल ये वाला प्राइस पे करना है। और आईएएस के अलावा भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबके कोर्सेज अनअकैडमी पर उपलब्ध हैं। यू हैव टू पे दिस प्राइस आफ्टर यूजिंग द कूपन कोड महिपाल। तो अब तवांग एरिया की हम बात कर लेते हैं। तो तवांग कौन सा रीजन है, सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए। तो देखो, उत्तर पूर्व भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक हिस्सा है तवांग। तो तवांग जो रीजन है, तवांग एक डिस्ट्रिक्ट भी है और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है दक्षिण में। तो ये तवांग डिस्ट्रिक्ट है, ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है। तो तवांग एक तरह से भारत का एक सुदूर कोना है। आप देखेंगे कि अरुणाचल का भी ये सबसे कोने वाला एरिया है, एक कॉर्नर है जहां पर यहाँ भूटान का बॉर्डर है, उत्तर में तिब्बत है और इसके पश्चिम में है भूटान। तो इन दो देशों को बॉर्डर करता हुआ तवांग डिस्ट्रिक्ट है। इसकी हिस्ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग है तवांग की। और तवांग को या इस पूरे एरिया को चाइना क्लेम करता आया है एज साउथ तिब्बत, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की बोली है, वो तिब्बत से काफी मिलती जुलती है। लेकिन यहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स की जो हाईएस्ट चोटियां हैं उनको हमने बॉर्डर की तरह देखा है पिछले कई सदियों से। अब तवांग रीजन में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेव मॉन रीजन फेडरेशन। इस एरिया को मॉन रीजन भी कहा जाता है, MON। तो मॉन रीजन फेडरेशन या SMRF में मेनली बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, उन्होंने ये फेडरेशन बनाया है। और इनका ये कहना है कि हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के खिलाफ हैं। इन्होंने अपोज किया है 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का। 2890 मेगावाट्स टोटल इन प्रोजेक्ट्स का कैपेसिटी है। लगभग 3000 मेगावाट्स के ये प्रोजेक्ट हैं। और ऑपोजिशन के पीछे मेन रीजन ये है कि ये एरिया साइस्मिकली एक्टिव है। यहाँ पर भूकंप आता रहता है, पूरे हिमालय के पहाड़ों में लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं, फ्लैश फ्लड्स आते रहते हैं। तो ऐसे में इन प्रोजेक्ट्स का ऑपोजिशन किया जा रहा है। तो देखो, 13 प्रोजेक्ट्स हैं टोटल जो तवांग वैली के अंदर प्रपोज्ड हैं। सरकार बनाना चाहती है 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिनमें सबसे बड़ा है 780 मेगावाट का न्यामजंग-चू प्रोजेक्ट। ठीक है, ये है जेमिथांग वैली में। न्यामजंग-चू जो है वो एक नदी का भी नाम है। तो न्यामजंग-चू प्रोजेक्ट जो है इसको मेनली अपोज किया जा रहा है क्योंकि ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, 780 मेगावाट का। अब यहां पर एक और समस्या है कि जेमिथांग वैली जो है ये ब्लैक नेक्ड क्रेन का एरिया है। तो ये विंटर्स में यहाँ पर ये ब्लैक नेक्ड क्रेन आती है जिसकी काली गर्दन है, इसीलिए इसको ब्लैक नेक्ड क्रेन कहते हैं। लेकिन बुद्धिज्म में इसका बहुत ही सिग्निफिकेंस है, ये एक बहुत ही होली बर्ड है बुद्धिज्म में। ठीक है, तो मॉन्क्स ये कहते हैं कि ये हमारे छठे दलाई लामा का एम्बॉडीमेंट है। तो जैसे कि छठे दलाई लामा जो थे, ऐसा माना जाता है ये क्रेन उन्हीं का एक अवतार है, उनका एम्बॉडीमेंट है, नॉट अवतार स्पेसिफिकली, एम्बॉडीमेंट वुड बी द परफेक्ट वर्ड, कि वो इन ब्लैक क्रेन्स में बसते हैं, ऐसा बुद्धिज्म में माना जाता है। और ये जो 6 दलाई लामा थे वो इसी एरिया से थे, तवांग से थे, इसीलिए तवांग की जो इंपॉर्टेंस है बहुत बड़ी है। तवांग में वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी है हमारे देश की। ठीक है,
तो ये जो ब्लैक नेक्ड क्रेन का एरिया है इसको खतरा होगा अगर ये डैम बन जाता है। कौन सा डैम? न्यामजंगचू प्रोजेक्ट। तो अप्रैल 2016 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इस प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल क्लियरेंस रद्द कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था, और इस प्रोजेक्ट का काम बाद में रोक दिया गया। लेकिन जैसे ही ये एनजीटी ने अप्रूवल इसका हटाया तो राज्य सरकार, अरुणाचल प्रदेश की जो राज्य सरकार है, उसने एंटी डैम प्रोटेस्टर्स पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। तो मई 2016 के समय में कई लोग इकट्ठा हुए थे तवांग पुलिस स्टेशन के बाहर, क्योंकि वो प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे थे? लोब्सांग ग्यात्सो नाम के एक मॉन्क को अरेस्ट कर लिया गया था। ये एक एंटी डैम एक्टिविस्ट थे, नॉट अ मॉन्क, ही वाज एन एंटी डैम एक्टिविस्ट। तो डैम बनाने के खिलाफ ये प्रदर्शन वगैरह करते थे, तो इन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इनके अरेस्ट के खिलाफ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए तवांग पुलिस स्टेशन के बाहर, वहां पर पुलिस ने गोली चलाई और 2 लोग वहां पर मारे गए। तो तवांग जैसे शांत एरिया में ये एक बहुत बड़ी घटना थी। आपको लग रहा होगा 2 लोग मारे गए क्या बड़ी बात है, रोज ही होता है भारत में, लेकिन ऐसा नहीं है। तवांग एक बहुत ही शांत इलाका है, वहां पर 2 लोगों का मारा जाना एक बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने वहां पर लोगों को कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि गोली कैसे चली, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा और हम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। लेकिन ये रिपोर्ट आज दिन तक पब्लिक नहीं करी गई है। और एसएमआरएफ ने बाद में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को जाके कहा कि ये एनवायरमेंटल स्टडीज जो हैं ये गलत थी और इसके बेसिस पर ये जो अप्रूवल्स आए थे ये सारे गलत थे। तो बाद में एनजीटी ने इनकी बात भी मान ली थी और इस प्रोजेक्ट को रोक दिया। अब एसएमआरएफ जो है, ये सेव मॉन रीजन फेडरेशन, ये लगातार ये कहता जा रहा है कि एनवायरमेंटली डैमेजिंग प्रोजेक्ट्स हैं जितने भी बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, तो ये हिमालय के क्षेत्र में नहीं बनने चाहिए, स्पेशली इन तवांग। और ये तवांग वाले एरिया में जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कई बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स को भी नुकसान पहुंचाएंगे, वो पानी के अंदर डूब जाएंगी। तो 2017 में एसएमआरएफ ने एक फॉर्मल क्लोजर रिपोर्ट भेजी अरुणाचल प्रदेश सरकार को, और इन्होंने कहा कि हम इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को अपोज करते हैं। तो एक तो था इनमें से 600 मेगावाट का तवांग फेज 1 प्रोजेक्ट, 800 मेगावाट का तवांग फेज 2 प्रोजेक्ट, इनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। और इसके अलावा न्यामजंगचू प्रोजेक्ट तो पहले से ही रिजेक्ट कर चुके थे। तो अब रिसेंटली ये ऑपोजिशन क्यों हो रहे हैं? जब ये सब 2016 में हो चुका है, 2017 में मामला ठंडा पड़ गया, तो क्या दिक्कत है? हुआ ये कि फरवरी 2021 में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खंडू ने 2 स्टेटमेंट दिए इस तरह के कि हम तवांग में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को रिवाइव करेंगे। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन की तरफ से एक ट्वीट भी आया जिसमें अगेन ये हिंट दिया गया कि अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू किया जाएगा। हालांकि इस ट्वीट में कहीं पर भी तवांग का स्पेसिफिक मेंशन नहीं था, लेकिन पेमा खंडू के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको ऐसा माना गया, एम्बिग्यूअस से स्टेटमेंट थे, तो जो तवांग रीजन के लोग हैं उनको लगा कि ये हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट्स को फिर से चालू करना चाहते हैं। अब तवांग क्षेत्र के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन और मालूम होनी चाहिए, वो ये कि यहाँ पर जो मेजर नदियां हैं वो कौन सी हैं। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स जिनके मैंने आपको नाम बताया अभी, ये या तो तवांगचू नदी पे बन रहे थे या फिर न्यामजंगचू पर। तो ये 2 नदियां हैं और ये दोनों ही अल्टीमेटली डायरेक्टली भारत में इस तरह से ड्रेन नहीं होती आके ब्रह्मपुत्र में, ये इनका रास्ता नहीं है। इनका रास्ता कहां से है? ये तवांग क्षेत्र है, ये यहाँ पर ब्रह्मपुत्र बह रही है, तो ये जाकर मानस नदी में मिल जाते हैं। तो ये मानस की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रही है ये नामजंगचू और ये तवांगचू, तो ये दोनों आकर भूटान के बॉर्डर के पास में मिल जाती हैं और अल्टीमेटली ये जाकर किस में मिलती हैं? मानस नदी पे। और मानस नदी आकर तो मिलती है ब्रह्मपुत्र में, लेकिन इसका जो रास्ता है वो भूटान होकर है। तो इसका ड्रेनेज यहां से नहीं है, ये वाला रास्ता नहीं है, बल्कि भूटान होकर ये ड्रेन करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो दोनों नदियां हैं ये अल्टीमेटली मानस के बेसिन में आती हैं। तो इसीलिए इसका अगर आप ड्रेनेज मैप देखोगे तो ये तवांग रीजन जो है ये ड्रेनेज के हिसाब से भारत की नदियों में नहीं आता है, ये मानस नदी में इसका एरिया गिना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी अन्य नदियां हैं जिन पर सरकार काफी सालों से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को बनाना चाहती है। यहां पर बहुत बड़ा पोटेंशियल बताया जाता है हाइड्रो पावर का, लेकिन सब जगह मोस्टली एक ही प्रॉब्लम है, एनवायरमेंट इंपैक्ट क्या रहेगा। तो 22 फरवरी को एसएमआरएफ ने क्या कहा कि हम इन प्रोजेक्ट्स के खिलाफ हैं। और एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने रेज किया। होता क्या है कि देखो, इस तरह का कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो लोकल अथॉरिटीज से परमिशन लेनी होती है, इस तरह के कानून है भारत के अंदर। तो यहां पर जो ग्राम सभा से सिग्नेचर लिए गए थे, एसएमआरएफ का कहना है कि वो सारे गलत तरीके से लिए गए, फ्रॉड्यूलेंटली लिए गए एनएचपीसी के द्वारा, और ये सिग्नेचर्स गलत हैं। जो तवांगचू स्टेज 2 के लिए इन्होंने जो सिग्नेचर्स लिए थे ग्राम सभा से, वो सब गलत हैं, क्योंकि ज्यादातर गांव वालों ने और तवांग मोनेस्ट्री के जो लोग हैं इन्होंने इन प्रोजेक्ट्स का विरोध किया है। तो फिर ये सिग्नेचर आए कहां से? और ये जो पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस है जिसके तहत ये सिग्नेचर लिए जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना कोई भी प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हो सकता। लेकिन भारत सरकार ने 2020 में एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रूल्स 2020 ड्राफ्ट लाकर इसको चेंज करने की कोशिश करी थी, जिससे ये पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस थोड़ा सा इसमें कमजोर हो जाता, क्योंकि इसमें कई तरह के प्रोजेक्ट्स को एग्जेम्पशन दिया जा रहा था। जैसे कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाता, लेकिन अभी तक मिला नहीं है।
अब क्या डिमांड्स हैं तवांग के लोगों की? तो तवांग के लोग ये कहते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स मत बनाओ, मिनी और मीडियम प्रोजेक्ट्स पहले भी कई सारे बनाए जा चुके हैं जो 24 मेगावाट तक के हैं, उनसे तवांग के लोगों की लोकल इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स को पूरा होना था, उनको फिर से फंक्शनल कर दो, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर डैम चलते ही नहीं है, या तो खराब है या फिर कोई ना कोई इनमें टेक्निकल इशू रहता है, या फिर सर्दियों में ये काम नहीं करते, कई बार नदियां जम जाती है, तो हाइड्रो पावर इतना आसान नहीं रहता है। कुल मिलाकर ये जो अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिनी और मीडियम पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको ही कम से कम फंक्शनल बनाकर जो तवांग की नीड्स हैं उनको पूरा कर दिया जाए। और तवांग के लोगों का कहना है कि हमारी तो नीड भी कोई ज़्यादा नहीं है, पीक डिमांड जो होती है सर्दियों में वो 6 मेगावाट की रहती है, तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ये 24 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट्स हैं इनको ही अगर आप चालू कर दो तो हमारा तो काम हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने और यहाँ का पूरा एनवायरमेंट खराब हो। अब अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अपनी तैयारी को जांचना है और आपको स्कॉलरशिप्स भी चाहिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, तो आप अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं। ये एक पूरी तरह से फ्री इनिशिएटिव है, आपको बस महिपाल कूपन कोड यूज करके इस इनिशिएटिव को अनलॉक करना है वेबसाइट पर जाकर, और आप संडे को 11 बजे इस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। और अगर आप टॉप रैंक्स लेकर आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप जीतने का भी मौका है। टोटल स्कॉलरशिप का पूल है 1 करोड़ रुपीस का। अब हिमालय पर्वत श्रृंखला में जो बड़े बड़े हाइड्रो पावर डैम्स बन रहे हैं उनमें प्रॉब्लम्स क्या हैं? देखो, इनमें से ज्यादातर डैम्स 13-13 साल तक डिले हुए हैं, कईयों में कॉस्ट डबल हो गई है, 200% कॉस्ट ओवररन हुआ है, और ये एरिया भूकंप और लैंडस्लाइड का काफी प्रोन एरिया है। ये सबसे बड़ी समस्या है। आपने देखा ही होगा कुछ हफ्तों पहले चमोली में जो लैंडस्लाइड हुआ था, वो भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। उसके कारण जो तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसको बहुत नुकसान हुआ, नुकसान क्या पूरा ही बह गया हो। तो इस तरह के रिस्क आगे ना आए, यही लोग ये कह रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में 160 डैम्स प्रपोज्ड हैं और इनमें से सबसे बड़ा है इटालियन डैम, 3097 मेगावाट, ऑलमोस्ट 3100 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी होगी, और ये बन गया तो ये भारत के सबसे बड़े डैम्स में से एक होगा अगर आप हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेसिटी देखेंगे। लेकिन ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल डैम है, अभी तक चालू नहीं हो पाया है क्योंकि वाइल्ड लाइफ और इंडिजिनस कम्युनिटीज पर इसका बहुत भारी इंपैक्ट पड़ने वाला है। और अब इस तरह की कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डैम्स जो हैं वो बिजली तो उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन जितनी उनकी कॉस्ट है, जो उनका एनवायरमेंटल इंपैक्ट है, वो लॉन्ग रन के अंदर इकोनॉमिक बर्डन है। यानी कि जितना खर्चा उनको बनाने में और जितना खर्चा उनका एनवायरमेंट इंपैक्ट का होगा, उतनी बिजली वो कभी बना नहीं पाएंगे। तो इनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है इटालियन जैसे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसीलिए ये अप्रूव भी अभी नहीं हो रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ रीजन से ही अटके हुए हैं। तो एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर हिमालय के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का डिले देखा गया था, तो आप देखोगे 70 सालों तक, 40 सालों तक कई राज्यों में प्रोजेक्ट्स अटके रहे हैं। और इसके कंपैरिजन में आप देखो दक्षिण भारत में जो डैम्स है उनका एवरेज डिले 10 से 20 साल है। बाकी आप नॉर्थ इंडिया में या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखोगे तो हिमालयन प्रोजेक्ट्स जो हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, उनका डिले बहुत ज्यादा है। और कॉस्ट ओवररन भी अगर आप देखोगे कॉस्ट से कितना ज्यादा इनको ऊपर पैसा लगा है, तो आप देखो अरुणाचल प्रदेश में तो 13,000 करोड़ रुपीस तक का ओवररन है, कई राज्यों में 9,000 करोड़ तक का ओवररन है, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में ऐसा नहीं है। तो ये बताता है कि जितना इन प्रोजेक्ट्स में टाइम जा रहा है, जितना इनमें पैसा जा रहा है, ये वर्थ उतना नहीं है। लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को, बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे रही है। और अभी इसमें क्या हुआ है, इन्होंने एक रिक्लासिफिकेशन किया था 2019 में सरकार ने। इसमें इन्होंने क्या कर दिया कि जो 25 मेगावाट से बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में काउंट किया जाएगा, ताकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट आसानी से आ सके, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इन्वेस्टमेंट थोड़ा आसानी से आ जाता है कंपेयर टू नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। और डेट रीपेमेंट का पीरियड भी बढ़ा दिया गया, यानी कि जो लोन है वो वापस देने के लिए कंपनीज को 18 साल दिए जाएंगे। और आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डैम तक जाने के लिए, सड़क, ब्रिज, वो सब सरकार बनाएगी, उसका पैसा सरकार देगी। और पावर मिनिस्ट्री ने तो ये भी कहा था कि डैम से ज्यादा पानी रिलीज ना किया जाए। वैसे एक नदी की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है कि उससे समय पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज करते जाएं, लेकिन पावर मिनिस्ट्री चाहती है कि जितना पानी रोक के रखो उतनी ज्यादा बिजली प्रोड्यूस होगी। तो अभी ये जो एसएमआरएफ है, इन्होंने तो इस उत्तराखंड डिजास्टर को भी बताया, ये आप देख सकते हो, तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो पूरा बह गया था अभी जो चमोली में घटना हुई थी उसके बाद। तो इस तरह के डिजास्टर्स ये लोग नहीं चाहते हैं अरुणाचल में, ऐसा एसएमआरएफ का कहना है। लेकिन दूसरी ओर नीति आयोग है, वो क्या कर रहा है, नीति आयोग ग्रीन वर्डिक्ट्स के कारण कितना देश की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है इसके ऊपर अब वो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मैं अपने कई लेक्चर्स में ये बात बता चुका हूं कि सोलर एनर्जी इस वक्त दुनिया की सबसे सस्ती एनर्जी है एज ऑफ राइट नाउ इन 2021। तो सरकार को जरूरत है कि सोलर पैनल्स में इन्वेस्ट करे, और बाकी तो खैर सरकार की मर्जी है, जो सरकार चाहेगी वो करेगी, हम अपना काम करेंगे पढ़ाई करना। तो आपसे मैंने सवाल पूछा था, थोड़ा सा कठिन था। इसके अंदर देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। एक तो ये वाला इनकरेक्ट है 1 और 2, इसका आंसर होगा बी। क्योंकि देखो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ना, ये अलग इंडेक्स है, और ये जो रैंकिंग बताई गई है ये अलग इंडेक्स की बताई गई है। देखो
एक इंडेक्स होता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स नाम का, जिसको जर्मन वॉच नाम की संस्था बनाती है। ये पेरिस के जो टारगेट्स हैं, पेरिस डील वाले, उनके बेसिस पे रैंकिंग देता है। और इसमें केवल 58 मेजर इकोनॉमीज हैं, जिसमें भारत की रैंकिंग है 9 नंबर पे। ठीक है, तो वो जर्मन वॉच वाला जो है वो उसमें 9th रैंक है हमारी, एंड दैट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। दूसरी ओर ये जो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, इसको प्रिपेयर करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और येल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर केवल ये तीसरा स्टेटमेंट सही था, और इसमें भारत की रैंक क्या है 168, इसमें हम बहुत पीछे हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक बटन भी दबाइए, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। और इस टेलीग्राम चैनल पर आप वीडियोस के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।